देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं कैसे चीन का सुपर पावर बनने का सपना टाई टाई फिस होता जा रहा है। भारत ने एलएसी पर ऐसी हुंकार भरी कि उसे देख अब चीन का हर दुश्मन बस यही कह रहा है कि चीन को चुन चुन कर मारेंगे। इस लिस्ट में अब इंडोनेशिया का नाम भी शामिल हो गया है। इंडोनेशिया की नेवी ने दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जो ड्रैगन को सीधे सीधे पैगाम है कि समंदर के इस हिस्से पर अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। कैसे चीन के खिलाफ दुनिया के कई छोटे बड़े मुल्क एक साथ आ गए हैं और उसे अब सबक सिखाएंगे, सामरिक मोर्चे से लेकर आर्थिक मोर्चे, हर पहलू पर। चीन की दादागिरी को दमदार चैलेंज। सुपर पावर बनने का सपना टाई टाई फिस। दक्षिण चीन सागर, समंदर का वो इलाका जिसे ड्रैगन ने अपनी बपौती समझ लिया था। साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द बसे छोटे देशों को चीन सालों से डरा धमका रहा था, लेकिन अब चीन की इस दादागिरी पर लग गया है फुल स्टॉप। और चीन के ये पड़ोसी कह रहे हैं चीन को चुन चुन कर मारेंगे। चीन को चुन चुन कर मारेंगे, ड्रैगन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। ताइवान, जापान और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया ने भी चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करनी शुरू कर दी है। दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशियाई नेवी ने बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें नेवी के साथ ही साथ इंडोनेशिया की मरीन कमांडो फोर्स भी हिस्सा ले रही है। इंडोनेशिया से पहले जापान, ताइवान और वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर से सटे अपने इलाकों में ऐसी ही वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे चुके हैं। चीन को चुन चुन कर मारेंगे, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया। दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी करने और चीन के पिट्ठू किम जोंग से निपटने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया जैसी ताकतें हाथ मिला चुकी हैं। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में अमेरिकी फौज भी तैनात है, जो चीन की हर चाल पर नजर रख रही है। हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मतभेद भी है, लेकिन चीन से निपटने के लिए ये दोनों देश साथ आ गए हैं। चीन को चुन चुन कर मारेंगे, चीन पर कूटनीतिक अटैक। हांगकांग में जब चीन नेशनल सिक्योरिटी लॉ नाम का काला कानून लाया, पूरा हांगकांग उबल उठा था। बीजिंग के खिलाफ ये बगावत अब तक जारी है। हांगकांग में लोकतंत्र को फौजी बूटों के तले कुचलने की इस चीनी साजिश का अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों ने विरोध किया, तो जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे पड़ोसियों ने भी हांगकांग के मुद्दे पर चीन को घेरा और चीन की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी का हिस्सा बन गए। चीन को चुन चुन कर मारेंगे, चीन से आर्थिक अदावत। चीन को आर्थिक चोट देकर उसकी बुनियाद कमजोर कर देना भी इन पड़ोसियों का मिशन बन गया है। जिस तरह से ताइवान ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना के बाद चीन की मैन्युफैक्चरिंग को ताइवान काफी हद तक टेक ओवर करेगा। हाईटेक मशीनरी और मोबाइल के बिजनेस में दक्षिण कोरिया चीन का मार्केट खत्म करने के लिए तैयार है। सी फूड जैसे उत्पादों में फिलीपींस और वियतनाम लगातार आगे बढ़कर चीन को चैलेंज कर रहे हैं। सालों तक ये देश चीन की धमकियों को सह रहे थे, लेकिन जब नए हिंदुस्तान ने दिखाया कि चीन सिर्फ कागजी महाशक्ति है, तो इन देशों की हिम्मत बढ़ी और आज ये देश चारों दिशाओं से चीन के खिलाफ चक्रव्यूह को धार दे रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। भारत से ही इन देशों को चीन से घेरेबंदी करने की हिम्मत मिली और भारत लगातार ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। न्यू इंडिया के इसी बारूदी प्लान का हिस्सा है लद्दाख में T-90 टैंक की तैनाती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी की तरफ फॉरवर्ड एरिया में T-90 टैंक्स की पूरी स्क्वाड्रन मूव की गई है, यानी अगर चीन की फौज आई तो उन्हें भीष्म की भीषण गर्जना का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हिंदुस्तान चीन को चीन की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन जो हथियार लाता है, हम उससे बड़ा हथियार और उससे दुगनी फौज सरहद पर खड़ी कर देते हैं। एलएसी पर तैयारी भयंकर, अब होगी T-90 टैंक से टक्कर। एलएसी पर चीन की हर चाल, हर दागाबाजी को जवाब देने के लिए सुकोई, अपाचे, चिनूक और बोफोर जैसे रणयोद्धा पहले से तैनात और तैयार हैं।
और अब इस तैनाती को दी जा रही है T-90 की बारूदी ताकत की धार। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलएसी पर फॉरवर्ड एरिया में सेना को मजबूत करने के लिए T-90 टैंक की पूरी स्क्वाड्रन को भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर 12 एक्स्ट्रा T-90 टैंक फॉरवर्ड एरिया की तरफ मूव किए जा चुके हैं और ये सभी T-90 टैंक मिसाइलों से लैस हैं, यानी शेल और मशीन गन के साथ ये टैंक मिसाइल से भी दुश्मन पर फायर कर सकेंगे। दरअसल चीन ने एलएसी से सटे अपने फॉरवर्ड एरिया में अपने लाइट बैटल टैंक तैनात कर दिए हैं, जिसके जवाब में भारतीय फौज लगातार T-90 टैंक्स की तादाद में इजाफा कर रही है। भले ही चीन के टैंक्स का मूवमेंट पहाड़ी इलाकों में तेज होता है, लेकिन T-90 के सामने इनकी फायर पावर बहुत कम होती है। दरअसल मल्टी रोल T-90 की फायर पावर ही वो ताकत है जिससे चीन थर-थर कांपता है। T-90 में 6 किलोमीटर दूर से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ये 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है। T-90 टैंक का अचूक हथियार 125 mm की मेन गन है। एलएसी पर तैयारी भयंकर, ईंट का जवाब पत्थर से। चीन ने बातचीत के बाद पूरे डिसएंगेजमेंट पर हामी भरी, लेकिन ये हुआ नहीं। चीन की फौज अब भी लुका छिपी का खेल खेलने में जुटी हुई है और इसी बीच एलएसी की दूसरी तरफ चीनी फौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। चीन के इस तोड़ का जवाब न्यू इंडिया की न्यू आर्मी ने निकाल लिया। एलएसी के फॉरवर्ड एरियाज में एपीसी यानी आर्म्ड पर्सनल कैरियर और जवानों की पूरी ब्रिगेड यानी तकरीबन 4 से 5 हजार जवान भी तैनात किए गए हैं। भारतीय फौज के ये एपीसी पहाड़ी इलाकों में तेजी से मूवमेंट करते हैं, जिसके चलते जवानों की आवाजाही बहुत तेज हो जाती है। दौलत बेग ओल्डी के जरिए काराकोरम पास पर सटीक मुस्तैदी के लिए जवानों की तादाद भी बढ़ाई गई है। काराकोरम पास लद्दाख में किसी सामरिक चुनौती की चाबी जैसा है। इसी वजह से काराकोरम पास को लेकर भारतीय सेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना पर चढ़ाई के लिए सारथ BMP-2 को भी तैनात कर दिया है। सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो चीनी फौज पर न सिर्फ मिसाइल, मोटार, रॉकेट और मशीन गन से हमला करेगा, बल्कि जंग में हो रही गोलीबारी के बीच भी जवानों को इसमें बैठाकर आगे ले जाया जा सकता है। एलएसी पर जहां भीष्म चीन की लाल सेना को भस्म करने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर सारथ भी घातक प्रहार को तैयार है। चीन के पैतरों को देखते हुए भारतीय सेना ने गलवान घाटी में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ BMP-2 को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना का ये सारथ दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग की सेना पर मिसाइलों की बौछार करनी हो, मोर्टार या रॉकेट से घातक प्रहार करना हो या फिर मशीन गन से दुश्मन सैनिकों को छलनी करना हो, सारथ सबसे आगे रहेगी। सारथ की तैनाती भी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की हिफाजत के लिए की गई, क्योंकि एलएसी के दूसरी ओर समतल इलाका होने की वजह से चीन ने आर्म्ड व्हीकल की भारी तैनाती की है। चीनी सेना के लिए हाई स्पीड से टैंक्स को लाना भी आसान है। ऐसे में चीनी खतरे को देखते हुए भारत ने भीष्म टैंक के साथ साथ सारथ को भी रणभूमि में उतार दिया है। भारी गोलाबारी के दौरान भी इन BMP व्हीकल्स का इस्तेमाल पैदल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी पैदल सैनिकों की रेजिमेंट नहीं है, इसलिए वहां सैनिक ऐसी ही स्ट्राइकर गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीनी सेना की तर्ज पर अब भारतीय सेना ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसी तरह के मैकेनाइज्ड रेजिमेंट की तैनाती की है, ताकि चीन की मैकेनाइज्ड या स्ट्राइकर गाड़ियों का न सिर्फ मुकाबला किया जा सके, बल्कि जंग होने की सूरत में उन्हें खाक में भी मिलाया जा सके। भारतीय सेना के पास इस समय करीब 2500 BMP गाड़ियां हैं, जिन्हें सारथ के नाम से जाना जाता है। इन BMP में मशीन गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी होती है।
ताकि दुश्मन के लाइट टैंक्स को नस्तनाबूद किया जा सके। मशीन गन का इस्तेमाल दुश्मन के सैनिकों को धराशायी करने के लिए होता है। बीएमपी में एक छोटी तोप लगी होती है जो एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। सारथ में नाइट विजन डिवाइस भी लगा हुआ है जिसके कारण युद्ध के मैदान में रात में भी सैनिक दुश्मन पर वार कर सकते हैं। इन गाड़ियों में बैठकर सैनिक आराम से किसी भी नदी नाले को आसानी से पार कर सकते हैं। तो वहीं जंग के दौरान हो रही भारी गोलाबारी में भी इसमें बैठकर सैनिकों की मूवमेंट कराई जा सकती है। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय सेना ने लद्दाख में चीनी सीमा के करीब जो चांगथांग युद्धाभ्यास किया था उसमें टैंक्स के साथ साथ बीएमपी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं जनवरी महीने में उत्तरी सिक्किम में चीन से लगती सीमा पर भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने अपनी बीएमपी गाड़ियों को मैन्यूवरिंग और तैनाती का नमूना पेश किया था। यानी साफ है कि अगर चीन हिमाकत करने की गलती करता है तो न सिर्फ उसका गुमान टूटेगा बल्कि चीनी सेना को सबसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए इस बार आर पार के मूड में है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको बताते हैं किस तरह से कोरोना काल में आईएसआईएस फिदाइन तैयार कर रहा है। कोरोना वाले आईएसआईएस का आका बगदादी मारा जा चुका है, लेकिन उसके बचे दहशतगर्द अब भी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहे। आतंक की ऐसी ही खतरनाक साजिश रचते हुए इन दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काते हुए कहा है कि कोरोना के काल में मुसलमानों को कोरोना कैरियर्स बन जाना चाहिए, कोरोना बम बन जाना चाहिए और काफिरों पर हमले करने चाहिए। ठीक इसी तरह की धमकी दिल्ली दंगों के दौरान भी दी गई थी। दुनिया को मौत के बारूद से दहलाया, मासूम बच्चों से कराया इंसानियत पर वार, अब किया कोरोना को हथियार बनाने का ऐलान। हिंदुस्तानी मुसलमानों को गुमराह करने का जाल। भारत में अब तक 14.5 लाख के आसपास कोरोना के केस मिल चुके हैं, जो खतरे की घंटी है। लेकिन अब इसी खतरे की घंटी को दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हिंद के खिलाफ हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। आईएसआईएस ने अपनी झूठ फैलाने वाली मैगजीन में न केवल हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश भी की। आईएसआईएस ने मैगजीन में कोविड-19 को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही है। मुसलमानों को कोरोना कैरियर बन जाने की सलाह दी है। काफिरों को कोरोना की महामारी फैलाने के लिए उकसाया है। लॉकडाउन के वक्त को जिहाद के लिए इस्तेमाल करने की अपील की है। लॉकडाउन में वुल्फ अटैक करने की साजिश रची है। चाकू, पेट्रोल बम, बेल्ट और रस्सी से वार का षड्यंत्र रचा है। भारत पर आतंकी खतरा बढ़ा है, इसीलिए साजिशों को खाक करने के लिए चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। इससे पहले 23 जुलाई को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक लेटर लिखा जिसमें कहा आईएसआईएस कोविड-19 का फायदा उठा सकता है। केरल और कर्नाटक में 150 से 200 मेंबर मौजूद हैं। सभी आईएसआईएस के मॉड्यूल आईएसआईएल से जुड़े हैं। इस मॉड्यूल की शुरुआत 10 मई 2019 में हुई। अब आईएसआईएस की मैगजीन भी सिक्योरिटी काउंसिल की फंडिंग पर मुहर लगा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि आईएसआईएस ने अपने प्रोपेगेंडा मैगजीन में इस तरह का जहर उगला। इससे पहले दिल्ली दंगों के वक्त भी आईएसआईएस हिंसा की आग में घी डालने की कोशिश पहले भी कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं उन तस्वीरों पर जो दिन भर चर्चा में बनी रही, क्योंकि हर वीडियो में भी छिपी होती है एक खबर। तस्वीर नंबर 1। कोरोना के लॉकडाउन के बाद काउंटी क्रिकेट का पहला मैच हुआ, जिसे देखने के लिए 1000 दर्शक स्टेडियम पहुंचे। सरे और मिडिलसेक्स के बीच हुआ ये मैच दरअसल एक एक्सपेरिमेंट है, जिससे तय किया जाएगा स्टेडियम में अगर दर्शक मौजूद हैं तो कोरोना वायरस किस तरह और कितना फैल सकता है। तस्वीर नंबर 2। पुर्तगाल एक बार फिर वाइल्ड फायर की चपेट में आ गया है। पुर्तगाल के ओलिरोस में जंगलों में अचानक आग लग गई, जो रातों रात तकरीबन 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गई। आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीर नंबर 3। जोधपुर में एक गाड़ी बाल-बाल बची। सड़क से जब गाड़ी गुजर रही थी तभी पानी की पाइपलाइन अचानक फट गई और सैकड़ों गैलन पानी बाहर आ गया। वक्त रहते ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली, वरना वो भी पानी की इस धार की चपेट में आ जाता। तस्वीर नंबर 4।
अमेरिका के डैलस में एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गाड़ी को आग लगा दी। उसने केरोसिन छिड़का और जलती हुई माचिस डाल दी, लेकिन आग का एक तेज भभका उठा और महिला खुद जलते जलते बची। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको ले चलते हैं अमेरिका, जहां एक तूफान ने सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। हाना नाम के इस तूफान ने 48 घंटे पहले लैंडफॉल किया और जमीन पर कदम रखते ही इस तूफान ने अमेरिका के बड़े बड़े इलाकों को तबाह कर दिया। अगले 10 वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इस तूफान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। तूफान से दहला अमेरिका, वीडियो नंबर 1। हाना तूफान की चपेट में सबसे पहले अमेरिका का टेक्सास आया। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी तेज हवाएं चली कि सड़क पर चलते भारी भरकम ट्रक तिनकों की तरह हिचकोले खाते नजर आए। वीडियो नंबर 2। टेक्सास में समंदर किनारे बसे इलाकों में तो तेज बारिश और हवाएं मानो कुदरत का डबल अटैक बनकर आई। समंदर किनारे तेज हवाओं की चपेट में आकर कई घरों की छतें उखड़ गई। वीडियो नंबर 3। तूफानी तांडव की तस्वीर आपको बता देगी कि तूफान के सामने इंसान की क्या हालत थी। इंसान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। कई इलाकों में तो बिजली की सप्लाई पूरी तरह कट गई और लोगों की रातें अंधेरे में कटी। वीडियो नंबर 4। हालांकि तूफान आने से पहले ही मछुआरों की रवानगी रोक दी गई थी, लेकिन जो नाव समंदर में खड़ी थी उनके लिए तूफान काल बन गया। कई नाव तिनकों की तरह बिखर गई तो छोटे छोटे बंदरगाह पूरी तरह पानी में समा गए। वीडियो नंबर 5। तेज बारिश ने ट्रैफिक का भी ब्रेकडाउन कर दिया। सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसमें फंसकर कई गाड़ियां बंद हो गई और लोगों का सफर अधूरा रह गया। वीडियो नंबर 6। नॉर्थ पाड्रे इलाके में तो समंदर का पानी कई रिजॉर्ट्स के अंदर घुस गया। ये इलाका सैलानियों का पसंदीदा स्पॉट था, लेकिन जब पानी आया तो उसने 1 किलोमीटर तक समंदर के किनारे को अपनी जद में ले लिया। वीडियो नंबर 7। हाना तूफान की चपेट में ट्रंप की ग्रेट वॉल भी आ गई। मैक्सिको बॉर्डर पर शरणार्थियों को रोकने के लिए ट्रंप ने जो दीवार खड़ी की थी, उसका 30 फीट का हिस्सा तेज हवाओं की चपेट में आकर चूर-चूर हो गया। वीडियो नंबर 8। दक्षिणी टेक्सास, जहां तक तूफान कभी कभार ही आते हैं, वहां तक हाना तूफान ने हाहाकार मचाया है। तूफानी हवाओं ने यहां इंसानी बस्तियों को मानो चकनाचूर कर दिया। दक्षिणी टेक्सास में भी हाना के चलते इमरजेंसी का ऐलान किया गया। वीडियो नंबर 9। अमेरिका के पड़ोसी मैक्सिको में भी हाना तूफान का कहर बरपा है। मैक्सिको के मॉन्टेमरी इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो गई। वीडियो नंबर 10। मैक्सिको के मॉन्टेमरी के साथ ही साथ नजदीकी इलाकों में भी तूफान का कहर सामने नजर आता है। शुक्र की बात इतनी है कि तूफान की रफ्तार काफी कम है, जिसकी वजह से जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। टीम न्यूज़ नेशन। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे, लेकिन इसी के साथ मंदिर के गर्भगृह के 2000 फीट नीचे एक काल पात्र दबाया जाने वाला है, टाइम कैप्सूल। इससे पहले ऐसा ही काल पात्र टाइम कैप्सूल इंदिरा गांधी ने भी लाल किले में दबवाया था। आखिर ये टाइम कैप्सूल क्यों दबवाया जाता है, क्या वजह होती है, क्या काम करता है और राम मंदिर और टाइम कैप्सूल का क्या है कनेक्शन, देखिए। गहराइयों में डाला जाएगा। मंदिर के गर्भगृह के नीचे दबाया जाएगा टाइम कैप्सूल। 2000 फीट जमीन के अंदर दबाया जाएगा टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल में मंदिर की पूरी जानकारी होगी। राम मंदिर का पूरा इतिहास लिखा होगा। ताम्र पत्र में लिखा जाएगा मंदिर का इतिहास। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि रामलला के मंदिर की बुनियाद में ताम्र पत्र भी रखा जाएगा, जिस पर राम मंदिर का इतिहास तो दर्ज होगा ही साथ अयोध्या के इतिहास को भी दर्ज किया जाएगा। उस ताम्र पत्र पर लिखा जाएगा कि सबसे पहले राम मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कब उसका जीर्णोद्धार हुआ था, उस मंदिर का ध्वंस कब हुआ था, कितने वर्षों तक की संघर्ष की कहानी है और फिर मंदिर निर्माण किस परिस्थिति में की जा रही है और इसकी आधारशिला कौन रख रहा है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। ये हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। आमतौर पर भविष्य में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पुरातत्वविदों या इतिहासकारों को स्टडी करने में मदद मिले। इससे पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी लाल किले में एक टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे दबवाया था। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छी खबर आ रही है। जून के मुकाबले दिल्ली में केवल रिकवरी रेट ही नहीं बढ़ा, बल्कि कोरोना के खिलाफ मौत के आंकड़े भी 50% घटकर रह गए हैं। क्या है दिल्ली का सक्सेस मंत्र?
कोरोना काल में आई बड़ी खुशखबरी। %90 के आसपास रिकवरी रेट। लगभग आधा हुआ मौत का आंकड़ा। देश की राजधानी दिल्ली ने कोरोना पर किया है हाहाकारी प्रहार। तभी तो दिल्ली में जून के मुकाबले जुलाई में मिली है बड़ी विजय। जुलाई में दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 88% के आसपास हो गया, जबकि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत में लगभग 44% तक की कमी आ चुकी है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केस जुलाई के मुकाबले आधे रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,30,606 थे। इनमें से लगभग 1,14,875 लोग ठीक होकर घर चले गए, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 3,837 के पास पहुंच गया। दिल्ली में अब रोजाना लगभग औसतन 1,600 लोग कोरोना को मात देकर सकुशल घर लौट रहे हैं। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कैसे कोरोना का ग्राफ नीचे आया, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 25 जून को 26,586, 29 जून को 26,246, 2 जुलाई को 26,304, 6 जुलाई को 25,507, 18 जुलाई को 16,711 और 26 जुलाई को एक्टिव केस केवल 11,904 रह गए। दिल्ली में सरकार ने ऐसे 5 कदम उठाए जिनकी वजह से आज दिल्ली पूरी तरह से कोरोना को हरा चुकी है। दिल्ली में जांच का दायरा 4 गुना बढ़ाया गया, मुफ्त में ऑक्सीमीटर बांटे गए, 4 गुना बढ़ाई गई एम्बुलेंस, 4 गुना बढ़ाई गई बेड की उपलब्धता और 5 गुने किए गए आईसीयू में बेड। दिल्ली ने कोरोना पर प्रचंड प्रहार किया है और अब उम्मीद यही है कि दिल्ली जल्द से जल्द कोरोना से आजाद हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और कोरोना की स्टडी के लिए रॉक कॉन्सर्ट, क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखिए। दुनिया में बैन है म्यूजिक कॉन्सर्ट, ऑनलाइन हो रही है म्यूजिक गैदरिंग। कोरोना के इस काल में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते किसी भी इंडोर या आउटडोर इवेंट को मंजूरी दी गई हो। अब जर्मनी के वैज्ञानिक करने वाले हैं कोरोना वायरस के खिलाफ म्यूजिक कॉन्सर्ट वाला एक्सपेरिमेंट। प्रभाव समझने के लिए इंडोर कॉन्सर्ट प्रयोग में 4,000 वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। 22 अगस्त को लाइपेग में होगा कॉन्सर्ट। मशहूर सिंगर टिम बेंडजेको करेंगे परफॉर्म। सभी वॉलंटियर 18 से 50 साल के होंगे। सभी वॉलंटियर मास्क के साथ डिवाइस पहनेंगे। हर डिवाइस हर 5वें सेकंड डाटा देगा। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट या कहें कि म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी सी जगह में आखिर कोरोना वायरस कैसे फैलता है। फ्यूचर में ऐसे स्थानों में कोरोना को रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कॉन्सर्ट वाली जगह पर फ्लोरेसेंट कीटाणुनाशक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वायरस और अलग अलग सतह पर उसके प्रभाव का पता लगाया जा सके। वैज्ञानिक एक फॉग मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये वायरस छोटी सी जगह में हवा में कैसे बिहेव करता है। अब इस प्रयोग के आने वाले परिणाम ही ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में मॉल, सिनेमा हॉल या फिर इंडोर स्टेडियम में कोरोना से कैसे निपटा जाए। टीम न्यूज़ नेशन। खबर का टुकड़ स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही।